Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see part 2 of chapter number 2 जो हम देख रहे थे रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आई होप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं। नहीं देखी हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये थीम बी का चैप्टर है। सो हियर यू कैन सी चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। हिस्ट्री वाला पार्ट हम कवर कर रहे हैं। ये क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी फॉर सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसका चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। सो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सो सम ऑफ द सुल्तान्स ऑल्सो इम्पोज जजिया। तो हम एक टेक्स्ट के बारे में जान रहे हैं कि कुछ जो सुल्तान थे, हम दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में पढ़ रहे थे। सो कुछ सुल्तान जो थे उन्होंने कुछ टैक्स इम्पोज किए, किसके ऊपर? नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स टू ग्रांट देम प्रोटेक्शन एंड एग्जैम्पशंस फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। नाउ जजिया एक तरीके का टैक्स था। आज भी गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूलती है, उसी तरीके से उस वक्त के कुछ सुल्तानों ने जजिया जैसा कर लगाया, टैक्स लगाया। टैक्स को हिंदी में हम कर बोलते हैं। अब ये किसके ऊपर लगाया? ये टैक्स सबके ऊपर नहीं लगता था। जो नॉन मुस्लिम सिटीजन्स थे, सब्जेक्ट्स थे, सब्जेक्ट्स मतलब जो प्रजा में नॉन मुस्लिम, जो मुसलमान नहीं थे, उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया टू ग्रांट देम जाए प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड एग्जैम्पशंस फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। नाउ इन प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द रूलर दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, सबके ऊपर लगता तो टैक्स सही था कि सबसे वसूला जा रहा है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर लगाया जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम है तो मुस्लिम के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है, हिंदू के ऊपर लगाया जा रहा है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब भेदभाव हो रहा है ना, भेदभाव। Discrimination मतलब भेदभाव। So in practice, depending on the ruler, this discriminatory tax would be a source of economic burden and public humiliation. ये एक तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, and formed a financial and social incentive for subjects to convert to Islam. और एक तरीके से ये इंसेंटिव जैसा कि जो लोग ये टैक्स नहीं भर पा रहे हैं तो उन्हें कहा जाता था कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, अपना धर्म बदल लो ताकि आपको ये टैक्स ना देना पड़े, है ना। At the end of 14th century, Timur, a brutal Turkic Mongol conqueror from Central Asia, invaded northwest India and launched a devastating attack on Delhi, then a thriving city. अब इसी समय में जब एंड हो रहा था 14th सेंचुरी वाला समय, तो उस समय तैमूर एक शासक था जो बहुत ब्रूटल, उसने बहुत क्रूरता से लोगों के साथ बिहेव किया, बहुत सारे लोगों को मार दिया या युद्ध में बहुत सारे लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। ये टर्किक और मंगोल से रिलेटेड है, सेंट्रल एशिया से आया था और इसने इन्वेड किया। इन्वेड करना मतलब आक्रमण करना या लूटपाट करना, ठीक है। सो इन्वेड किया इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, यहाँ अगर मैं आपको यहाँ पे एक रफ ड्रॉ करें हम, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर उसने इन्वेड किया और डिवास्टेटिंग, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला, डिवास्टेटिंग मतलब नुकसानदेह, डिवास्टेटिंग अटैक दिल्ली के ऊपर किया उसने। दिल्ली यहाँ कहीं है तो दिल्ली के ऊपर अटैक किया। एज ही रोट इन हिज मेमोइर्स, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू वेज वॉर विद द इनफिडल्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग। प्लंडरिंग मतलब होता है लूटपाट, लूटना। उसने जो अटैक किया उसका सिर्फ उसने अपनी किताब में लिखा है कि उसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी दो उद्देश्य थे इस अटैक के पीछे। क्या क्या? पहला तो वॉर विद इनफिडल। इनफिडल मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते, नास्तिक जिसे हम बोलते हैं ना। सो इनफिडल का मतलब यहाँ दिया लिटरली समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ अ गिवन रिलीजन। फॉर मिडाइवल क्रिश्चियनिटी इनफिडल्स वर मुस्लिम्स और पगान्स। फॉर मिडाइवल इस्लाम इनफिडल्स वर क्रिश्चियंस और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन्स। मतलब मान लो जो क्रिश्चियंस थे उनके लिए नास्तिक कौन थे? जो उनके धर्म को नहीं मान रहे, जैसे मुस्लिम हो गए, पगान्स हो गए। और जो इस्लाम है उनके लिए कौन थे इनफिडल्स, कौन थे नास्तिक? जो इस्लाम को नहीं मान रहे, जैसे क्रिश्चियन हो गए, इंडिया के केस में हिंदू हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, राइट। सो ये होता है नास्तिक, जो किसी पर्टिकुलर धर्म को ना माने, ठीक है। तो पहला तो उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो नास्तिक लोग हैं उनके साथ वॉर करना, और प्लंडर, प्लंडर मतलब लूटपाट करना, ठीक है। वेल्थ ऑफ द इनफिडल्स, जो ये नास्तिक लोग थे उनके जो धन है, वेल्थ मतलब धन है, उसको लूटना। लार्ज नंबर्स वर किल्ड ऑन और एनस्लेव्ड। एनस्लेव्ड मतलब होता है दास बना लेना। ये जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ आप लोग एक साथ लिखते चलिएगा, दास बना लेना, ठीक है, दास दासी होते हैं। सो बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया और बहुत सारे लोगों को दास बना लिया। एंड द सिटी वाज लेफ्ट इन रूइंस, मतलब पूरी सिटी, जो दिल्ली पे अटैक किया उसने पूरी सिटी को उसने बर्बाद कर दिया। तैमूर सून विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया एंड विद ह्यूज प्लंडर लीविंग कियोस्क बिहाइंड। उसने पूरी तबाही मचा के और पीछे पूरा दिल्ली का जो सिटी था
पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया और बहुत सारे प्लंडर लूट का जो सामान था उसको लेकर वो इंडिया से चला गया। इन द आफ्टरमैथ the Lodhis emerged and established the last dynasty of Delhi Sultanate. By then, however, its territory had shrunk considerably in the face of increasing resistance from other states and kingdoms from within India. जब तैमूर वापस चला गया तो लोधी डायनेस्टी इमर्ज हुई, ठीक है, लोधी वहां पर इमर्ज हुए और उसके बाद लास्ट ये डायनेस्टी बनी दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे स्टेट्स किंगडम्स इंडिया के ये रेसिस्ट करने लगे, मतलब रोकने लगे इन लोगों के शासन को। ये चैप्टर समझने के लिए आप एक बार पार्ट 1 जो मैंने बनाया है वो प्लीज देख लीजिएगा, नहीं तो ये रिवीजन करने में बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। एक बार फटाफट उसको डबल स्पीड में देख लीजिएगा ताकि ये जो भी हमने अभी रीड किया है आपको आसानी से समझ में आए। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे, कौन कौन कब आया ये देखा हमने। अभी हमने देखा तैमूर के बारे में जो सेंट्रल एशिया से आया था और उसने किस तरीके से दिल्ली पर लूटपाट की, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। वो सेंट्रल एशिया से आया था और दिल्ली पर उसने अटैक किया, जिसकी वजह से उसने पूरी सिटी को रुइन मतलब बर्बाद कर दिया, एकदम तबाह कर दिया, बहुत सारे लोगों को मारा, एनस्लेव कर लिया। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, 2 ऑब्जेक्टिव थे उसके, उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य थे। एक इनफिडल्स, जो ऐसे लोग नास्तिक बोलते हम, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उन लोगों को वॉर करना और उनके धन को लूटना, ठीक है। और बहुत सारा प्लंडर का सामान, लूट का जो सामान था वो लेकर इंडिया से चला गया। उसके बाद आफ्टर मैथ मतलब इसके बाद लोधी जो है वो डायनेस्टी के फॉर्म में इमर्ज हुए, जो लास्ट डायनेस्टी बनी दिल्ली सल्तनत की। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो थिंक अबाउट इट, व्हाई डू वी यूज द टर्म इमेज rather than common terms like idol or icon? The latter 2 terms are considered pejorative in the context of Judaism, Christianity and Islam, whose orthodox sects condemn idolatry or the worship of idols or icons. So, इसका मतलब क्या है? आप देखते होंगे कि हम इमेज वर्ड यूज करते हैं, मूर्ति नहीं बोलते, हम बोलते हैं चित्र। इमेज मतलब हो गया चित्र, आइडल मतलब हो गया मूर्ति, आइकन मतलब हो गया कि मूर्ति, है ना। तो ऐसे शब्द यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये जो दोनों टर्म है आइडल और आइकन, ये पेजोरेटिव मतलब कि इसका मतलब है निंदा, बुराई या अपमानजनक समझना। जो जुडाइज्म या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम है, इनके कॉन्टेक्स्ट में इन 2 शब्दों को पेजोरेटिव समझा जाता था, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, ठीक है, मूर्ति पूजा में वो लोग नहीं मानते हैं। इंडियाज क्लासिकल टेक्स्ट यूज वर्ड लाइक मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूप एटसेट्रा टू डेजिग्नेट इमेजेस, ऑफन स्टैच्यूज यूज्ड फॉर वर्शिप इन टेम्पल्स और होम्स। इन इंग्लिश इमेज इज अ न्यूट्रल टर्म। हमारे जो टेक्स्ट है प्राचीन, जो हमारी किताबें हैं, लिटरेचर है, उसमें मूर्ति के लिए मूर्ति शब्द, विग्रह, प्रतिमा, रूप ऐसी चीजें यूज की हैं और मूर्ति की हम लोग पूजा भी करते हैं टेम्पल्स में, है ना। इंग्लिश में एक वर्ड यूज हुआ है इमेज, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये ना मूर्ति के लिए यूज हो रहा है ना चित्र के लिए, हम दोनों केसेस में ये बोल सकते हैं, ठीक है। बट क्योंकि इन 2 शब्दों को पेजोरेटिव मतलब निंदनीय समझा जाता था, अपमानजनक, क्योंकि इस्लाम में आप जानते हैं कि वहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती है, ठीक है। सो इसलिए भी ये टर्म यूज नहीं हो रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिस्टेंस टू दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत हमने अभी देखा कि लास्ट उसके कौन था डायनेस्टी में, लोधी डायनेस्टी, है ना। सो ये जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें बहुत सारे रेसिस्टेंस उनको फेस करने पड़ रहे थे। रेसिस्टेंस मतलब रोक, लोग उनके शासन को अपनाने को तैयार नहीं थे, उनका विद्रोह कर रहे थे। सो थ्रू आउट इट्स रूल, जब तक दिल्ली सल्तनत चला उसने बहुत ज्यादा फेस किया क्या, रेसिस्टेंस फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, बहुत सारे एरिया से। व्हाइल मेनी किंगडम्स फेल इनटू इट्स नेट, इट फेल्ड टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम। हमने गंगा किंगडम देखा था, जो कलिंगा वाला एरिया है, प्रेजेंट डे ओडिशा, बंगाल और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है जहां पे गंगा किंगडम होता है, उसे ये जो दिल्ली सल्तनत के लोग हैं वो नहीं हरा पाए, ठीक है। वन ऑफ द रूलर इन मिड 13th century, Narsimhadev I, also spelled as Narsingadev I, was noted for military strength and cultural brilliance he brought to the kingdom. ये जो राजा है नरसिम्हदेव या नरसिंहदेव भी कहा जाता है, इन्होंने बहुत अच्छी अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ बनाई और कल्चरल ब्रिलियंस, अपने जो उनका साम्राज्य था या किंगडम था उसमें इन्होंने मिलिट्री की स्ट्रेंथ बनाई, कल्चर को डेवलप किया,
राइट। सो ये चीजें दी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल इनरोड्स ऑफ द सल्तनत, ही डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल। जो दिल्ली सल्तनत का एक गवर्नर था बंगाल में, उसको नरसिम्हा देव ने हराया। पार्टली टू कमेमोरेट दीज विक्ट्रीज ही बिल्ट द फेम्ड सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, प्रेजेंट डे ओडिशा। इस विक्ट्री के लिए जो जीत हुई उसकी, जिसमें दिल्ली सल्तनत के गवर्नर को उसने हराया, उसी उपलक्ष्य में सूर्य टेम्पल जो कोणार्क में है वो उसने बनाया। ठीक है। नाउ जो अभी प्रेजेंट है उड़ीसा में, फिगर दी गई है 2.8 में, स्टैचू दिया है डिपिक्टिंग नरसिम्हा देव फर्स्ट सीटेड ऑन हिज थ्रोन। ये नरसिम्हा देव का स्टैचू बनाया गया है जो अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस। उनके आसपास बहुत सारे उनके सेवादार और म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं। ओके। नाउ think about it. During the time of Tughlaq, the Musunuri Nayak's Telugu chieftains rallied over 75 more chieftains of the region, formed a confederacy that defeated smaller province. So तुगलक के समय में मुसुनुरी नायकास जो थे और तेलुगु चिफ्टेंस जो थे, ये 75 मोर चिफ्टेंस ऑफ द रीजन, जो वहां पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो हेड थे, लीड थे, इन लोगों ने कॉन्फेडरेसी मतलब होता है ग्रुप बनाया और जो स्मॉलर प्रोविंस थे उनको हराया। फॉर्म्ड अ कॉन्फेडरेसी दैट डिफीटेड द दिल्ली सल्तनत फोर्सेस एंड एक्सपेल्ड मोहम्मद बिन तुगलक्स आर्मी फ्रॉम वारंगल, प्रेजेंट डे तेलंगाना। और इन लोगों ने भी दिल्ली सल्तनत का, जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था उस वक्त, उसकी आर्मी को हरा दिया। कहां से? वारंगल, जो आज के तेलंगाना जहां पर है वहां पर। किस समय? अराउंड 1330 से 1336 में। डू यू थिंक इट वुड हैव बीन एन इजी टास्क टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर्स इन दोज डेज? क्या लगता है आपको? यहाँ पर हमने देखा कि 75 लोगों की एक कॉन्फेडरेसी बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया। तो क्या ये इजी टास्क था उस समय? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, इट वुड नॉट हैव बीन इजी टू यूनाइट 75 लीडर्स एट दैट टाइम। कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल वर डिफिकल्ट। उस वक्त कम्युनिकेशन की, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना या फिर ट्रैवल करना टफ था। हर लीडर के खुद के इंटरेस्ट थे, वो अपनी भलाई के लिए भी उसमें जुड़ना चाहता था। देयर वर चांसेस ऑफ राइवलरी एंड मिसट्रस्ट, आपस में लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा थे, विश्वास ना होने के चांसेस ज्यादा थे। इसीलिए साथ में लाना एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का काम था और एक कॉमन गोल चाहिए था। तो जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट गए तो ये सभी लोग यूनाइट हो गए। ओके। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, यहाँ इमेज देख सकते हो 2.9, होयसाला बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल फॉर इंस्टेंस दोज ऑफ बेलूर, दीज पिक्चर एंड हेलेबिलू। ये इस तरीके के एक बहुत विशाल बड़े लेवल पे टेम्पल्स का डेवलपमेंट किया गया और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके की कलाकारी की गई है। वी मेंशन अर्लियर अलाउद्दीन्स पुश टू साउथ अट्रैक्ट बाय इट्स रिनोड वेल्थ। सो अलाउद्दीन साउथ में अपना एम्पायर एक्सपेंड करना चाहता था क्योंकि वहां के वेल्थ से वो बहुत ज्यादा परिचित था। होयसाला के समय में, एट द टाइम ऑफ होयसाला, रूल्ड पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया, मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटका, एंड fended off several attacks from the Delhi Sultanate, remaining the only independent kingdom in the south. अभी जो होयसाला है ये एकमात्र इंडिपेंडेंट किंगडम बच गया था साउथ में। उसने बहुत सारे दिल्ली सल्तनत के अटैक को फेंड किया था। Then, however, weakened by these attacks, the internal conflicts, the Hoysala kingdom declined in the mid 14th century, was absorbed into Vijayanagar Empire further south, see below. अब क्या हुआ? होयसाला किंगडम अटैक तो झेल रहा था, उसका सामना भी कर रहा था, लेकिन बार बार अटैक्स होने की वजह से वो कमजोर पड़ गया और उसमें इंटरनल उनके आपसी मतभेद भी होने लग गए आपस में, और इस कारण होयसाला किंगडम जो है डिक्लाइन होने लगा और विजयनगर एम्पायर में मिल गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। सो डोंट मिस आउट, ये जो स्कल्पचर अभी हमने बताया, नरेट्स द स्टोरी बिहाइंड साला's emblem. कन्नड़ folklore recounts the story of Sala, a young man who fought a lion to save his guru, giving the dynasty its name. होए स्ट्राइक साला। एक लड़का था जिसने अपने गुरु को बचाने के लिए एक शेर से लड़ाई करी, वही इस यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, सिंह से लड़कर। ये देखो, ये सिंह है और इसने अपने गुरु की जान बचाने के लिए इससे लड़ाई की, इसलिए यहाँ से उसका नाम मिला हुआ है उस जगह को। नाउ दिल्ली सल्तनत ऑल्सो फेस्ड रिबेलियंस फ्रॉम इमर्जेंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सुल्तान्स। और भी जो सल्तनत बन रहे थे, वहां के जो सुल्तान थे, उनसे भी दिल्ली सल्तनत को बहुत ज्यादा रेबल मतलब होता है कि उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा लोग विद्रोह कर रहे थे। विद्रोह, इसका मतलब होता है विद्रोह।
ठीक है, जैसे यहाँ दिया है बहमनी सल्तनत फॉर इंस्टेंस रोज इन मिड 14th century and controlled much of Deccan for a while. Then powerful sultanates also emerged in Gujarat, Bengal and other region, leading to a complex interplay of alliances मतलब ये लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे और फिर वो दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट लड़ते थे और बहुत सारे फ्रीक्वेंट वॉर्स होते थे। पार्ट ऑफ राजस्थान ऑल्सो रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत कहाँ कहाँ एक्सपेंड नहीं कर पाया, कहाँ के लोग रिबेलियन करते थे, वो सारी चीजें दी गई हैं इन 15th century। इट फेस स्टिफ रेजिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे राजस्थान के, दिल्ली सल्तनत को एक बहुत ज्यादा कठोर रेजिस्टेंस रुकावट देखने को मिलती थी। राणा कुंभा जो थे मेवाड़ किंगडम से बिलोंग करते थे, who also successfully repelled invasion from these later sultanates। Now next देखते हैं, यहाँ पर एक इमेज दी गई है कुंभलगढ़ फोर्ट की, आप देख सकते हैं अरावली हिल्स में बना हुआ है। कुंभलगढ़ जो फोर्ट है ये 2.10 इमेज में, इट वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा इन 15th century in the Aravali hills and served as a stronghold for the rulers of मेवाड़। मेवाड़ के जो राजा थे उसके लिए इस किले ने बहुत ज्यादा एक सुरक्षा कवच की तरह काम किया। प्रोमिनेंट राजपूत किंगडम इन सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट ऑफ टुडेज राजस्थान, surrounded by forests and steep slopes, it is famous for its massive 36 kilometer long wall, one of the longest continuous wall in world। ये जो वॉल है ये आप देख पा रहे हैं, ये 36 किलोमीटर लंबी है। दुनिया की जो ऐसी लंबी वॉल्स वगैरह हैं उनमें से ये एक है, ठीक है। सो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है विजयनगर एम्पायर। अभी हमने देखा कि कैसे होयसाला किंगडम जो है वो ब्रेक हो गया और वो विजयनगर एम्पायर में जाकर मिल गया, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वाइल द दिल्ली सल्तनत ग्रू पॉलिटिकली मोर अनस्टेबल, अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इमर्ज्ड इन साउथ। जब दिल्ली सल्तनत अनस्टेबल हो रहा था उस वक्त साउथ इंडिया में एक नई पावर इमर्ज हुई। इन 14th century टू ब्रदर्स, 14th century में दो भाई थे जिसका नाम था हरिहर और बुक्का, who had initially served as governor under मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि दिल्ली सल्तनत साउथ में भी था पहले, तो वहां पर ये दोनों भाई जो थे हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में गवर्नर थे। इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी, फिर उन्होंने दिल्ली की जो अथॉरिटी थी उसको मानने से मना कर दिया और अपना इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया एंड बिकेम अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन सदर्न इंडिया एंड ग्रू इनटू विजयनगर एम्पायर। फिर ये दोनों जो भाई थे इन्होंने अपने आप को सदर्न इंडिया में एस्टैब्लिश किया और यही इनका एम्पायर ग्रो होकर विजयनगर एम्पायर के नाम से बना, ठीक है। टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर बहमनी सल्तनत वाज अ मेजर राइवल। अब जहां पर विजयनगर एम्पायर था उसके ऊपर ही बहमनी था। अब बहमनी इनका बहुत बड़ा एक राइवल था, मेजर राइवल मतलब दुश्मन कह सकते हैं। इट इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड इनटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स कॉल्ड डेक्कन सल्तनट्स। सो ये 5 भागों में टूट गया, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, अहमदनगर एंड बीदर, ठीक है। बीदर, बिरार, बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा, ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर्स और तरफदार्स। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का ये भी गवर्नर थे, सो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर थे। ऐसे ही जो पहले इस एरिया में गवर्नर थे उन्हीं लोगों ने अपना यहाँ पर इंडिपेंडेंटली रूल करना शुरू कर दिया। गवर्नर्स को हम तरफदार्स भी कहते हैं और इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दी कि अब ये किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, ये खुद शासक है यहाँ के। विजयनगर रूलर बैटल्ड विद द फर्स्ट टू एज वेल एज विद द गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा इन ईस्ट। अभी जो विजयनगर एम्पायर है इतना फेमस हुआ तो इसको बहुत सारे वॉर्स लड़ने होंगे, है ना, तभी जाकर कोई भी पावर अपनी एस्टेब्लिश कर पाता है जब वो आस पास वालों को बता दे कि उससे पावरफुल कोई नहीं है। सो हमने देखा कि विजयनगर एम्पायर को भी बहुत सारे लोग उसके दुश्मन थे। सबसे बड़ी राइवलरी यहाँ पर कौन सी थी? बहमनी, जो उसके नॉर्थ में थे। ये जो बहमनी है इसमें आपसी कलह या किसी भी कारण से आप देख सकते हैं 5 भागों में बट गया, बीजापुर, गोलकोंडा, बिरार, अहमदनगर और बीदर। इसमें से ये जो बीजापुर है और गोलकोंडा है इन दोनों से भी विजयनगर को लड़ाई लड़नी पड़ी। विजयनगर रूलर्स जो विजयनगर के राजा थे पहले दोनों के साथ उन्होंने बैटल की और गजपति रूलर्स के साथ भी की। ये गजपति रूलर्स कहाँ के थे? ओडिशा के थे, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट से। ये इमेज दिया गया है, आप देख सकते हैं, अ सेक्शन ऑफ रूइन ऑफ विजयनगर सिटी प्रेजेंट डे हम्पी। ये विजयनगर सिटी कभी रहा होगा। रूइन मतलब होता है उस सिटी के अवशेष आपको देखने को मिल रहे हैं। लार्ज बिल्डिंग इज द विरूपाक्षा टेम्पल, ये एक टेम्पल का आप देख सकते हैं फोटो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, हैव यू नोटिस द टर्म पति? बहुत सारी जगह अभी हमने देखा लास्ट में पति लगाया, जैसे गजपति। पति का मतलब होता है लॉर्ड या मास्टर,
ठीक है, एंड वॉज कॉमनली यूज बाय मैनी रूलिंग डायनेस्टी। पहले जो रूलिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, राजा वगैरह होते थे, वो इस तरीके की अपने नाम के पीछे यूज किया करते थे टू सिग्निफाई पावर एंड स्टेचर, वो अपने पावर को दिखाने के लिए। सो विजयनगर के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे नरपति लगाते थे, बहमनी सुल्तान जो थे वो अश्वपति लगाते थे, मराठा जो थे वो छत्रपति लगाते थे। ईच टाइटल रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ किंगशिप एंड पावर, वो अपने अलग अलग तरीके से राज्य करना या उनकी क्या पावर है उसको दिखाने के लिए नाम लगाते थे। तो क्या इसका मतलब हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने मीनिंग दे दिए हैं, इनके मतलब बोले थे आपको फाइंड आउट करने के लिए। नरपति मतलब लोगों के, नर मतलब क्या होता है, लोग, लोगों का मास्टर, लोगों के भगवान। अश्वपति मतलब हॉर्सेस के भगवान। छत्रपति मतलब लॉर्ड और मास्टर अंडर द रॉयल अम्ब्रेला, प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, लोगों की प्रोटेक्शन करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैप दिया हुआ है एक, आप देख सकते हैं ये जो जगह हम डिस्कस कर रहे थे, बीदर, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर, जो विजयपुरा है, और गोलकोंडा, और ये हमारा विजयनगर है। ठीक, यहाँ पर हरिहर बुक्का ने स्टैब्लिश किया। अब इन पांचों के आगे ये जो पांच थे, पहले यहाँ पर क्या था, बहमनी है ना, ये देखो बहमनी, इसने इनके ये विजयनगर के अगेंस्ट थे, इसमें से दो के साथ विजयनगर ने वॉर किया है ना। यहाँ आप देख सकते हैं बीजापुर और गोलकोंडा के अगेंस्ट, और गजपति जो उड़ीसा के थे, इस एरिया से जो गजपति थे उनके साथ ये जो लाइनिंग्स दिख रही हैं आपको, ये वाली लाइनिंग, ये गजपति के लिए यूज हुई है, पहला वाला आप देख सकते हैं। तो ये सब से विजयनगर का जो वॉर है वो हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कृष्णदेव राय। अब विजयनगर एम्पायर इतना फैला तो इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, राजा थे, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उसमें पहला नाम है कृष्णदेव राय। ठीक है, सो इन द 16th सेंचुरी विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स पीक। 16th सेंचुरी में एम्पायर जो है बहुत ऊंचाई तक गया। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है कृष्णदेव राय, जिन्होंने इसको एक्सपैंड किया और सिक्योर किया डोमिनेंस ओवर डेक्कन। डेक्कन वाला एरिया जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, वहां पर विजयनगर एम्पायर का डोमिनेंस रहा, सबसे ज्यादा प्रभुत्व इसका रहा। अंडर हिज रूल एम्पायर अचीव्ड बोथ मिलिट्री पावर एंड कल्चरल रेनेसां। जो एम्पायर था, विजयनगर एम्पायर था, उसमें मिलिट्री पावर भी बहुत हाई पीक पे थी और कल्चरल लेवल पे भी सारी चीजें दोबारा से रिवाइव हो रही थी। ही पैट्रोनाइज पोएट्स, पैट्रोनाइज मतलब होता है संरक्षण देना। मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है सोशल साइंस का, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें इन सभी चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के। वो जो वीडियो है क्वेश्चन पेपर की वो अपलोड कर दी है मैंने कल्याण टीवी चैनल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो उसने संरक्षण दिया था ये कृष्णदेव राय ने, जो कवि थे उनको, स्कॉलर्स जो विद्वान थे उनको, संस्कृत के, तेलुगु एंड कन्नड़। ही हिमसेल्फ कंपोज्ड एन एपिक पोएम इन तेलुगु। उन्होंने खुद भी कविता लिखी थी, देन जिसका नाम यहाँ दिया हुआ है अमुक्त मलयादा, ऑन द स्टोरी ऑफ तमिल पोएट्स एंड अंडाल। अंडाल जो है एक तमिल पोएट थे और संत भी थे। One section of the work is राजनीति, रॉयल पॉलिसी, where he expounded his ideas of good governance। कृष्णदेव राय ने जो लिखा है उसमें एक पार्ट राजनीति का है कि रॉयल पॉलिसी किस तरीके से गुड गवर्नेंस, लोगों का हम प्रशासन जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, उसके बारे में अपने आइडियाज बताए हैं। He provided grants to many temples। उन्होंने बहुत सारा दान दिया है, ग्रांट मतलब दान दिया है मंदिरों को, इंक्लूडिंग तिरुपति जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में उसको, विठल टेम्पल इन हिज ओन कैपिटल विजयनगर। विठल टेम्पल उसके खुद की जो राजधानी थी विजयनगर की, वहां पर विच डिस्प्लेड मेनी ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस एंड बिल्डिंग्स। सो बहुत सारा पैट्रनाइजेशन हुआ। जो कवि थे, जो कल्चर से रिलेटेड चीजें थी, उनको संरक्षण देना, मंदिरों का पुनः निर्माण करवाना या मंदिर बनवाना, उनकी देखरेख कराना, ऐसे बहुत सारे ग्रांट्स कृष्णदेव राय ने किए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ एक इमेज दिया हुआ है। सो महामंडप, जो मंदिर के अंदर एक ग्रेट हॉल होता है, उसको कहा गया है जो विठल टेम्पल का, ये वो आप इमेज में देख सकते हैं। ग्रैंडर एंड इंट्रिकेसी ऑफ आर्किटेक्चर, आप देख सकते हो कितनी डिटेल में यहाँ पर कार्विंग की गई है ना, आर्किटेक्चर आप देख सकते हो। फाइनली स्कल्प्टेड मोनोलिथिक पिलर, एक पत्थर, मोनोलिथिक मतलब क्या होता है, एक पूरा ये एक पत्थर है, उसको काट काट के उसमें इमेजेस बनाई गई हैं। ठीक है, देयर स्मॉलर कॉलम गिव आउट डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स, हेंस देयर नेम म्यूजिकल पिलर्स। एक फ्लो की तरह दिख रहा है, इसीलिए इन पिलर्स को म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ओके, विठल टेम्पल में। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो आफ्टर विनिंग मेनी वॉर्स अगेंस्ट हिज नेबर्स, कृष्णदेव राय डाइड ऑफ इलनेस इन 1529। इतने सारे वॉर लड़े अपने पड़ोसी किंगडम से
और बाद में वो बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई 1529 में। अब 1565 में डेक्कन सल्तनत फॉर्म अ कोलिशन एंड डिफीटेड द विजयनगर फोर्सेस लेड बाय राम राय, कृष्णदेवराय सन इन लॉ, एट द बैटल ऑफ तलीकोटा। फिर क्या हुआ, जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई उसके बाद एक युद्ध हुआ जिसका नाम है, बैटल मतलब होता है युद्ध, एक युद्ध हुआ जिसका नाम है तलीकोटा। तलीकोटा एक जगह है, वहां पर युद्ध हुआ जिसमें बहुत सारे सल्तनत थे, उन्होंने कोलिशन किया, ग्रुप बनाया और विजयनगर को डिफीट कर दिया। विजयनगर को कौन लीड कर रहा था उस वक्त? राम राय, जो कृष्णदेव राय के सन इन लॉ थे, उनका दामाद थे। विजयनगर इस तरीके से डिफीट हुआ। द सिटी वॉज सैक्ड ओवर सेवरल मंथ्स, हाउसेज, शॉप्स, बिल्डिंग्स, पैलेसेस आर मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड, मच ऑफ इट्स सिविलियन पॉपुलेशन मैसेक्योर्ड। मैसेक्योर्ड मतलब होता है हत्याकांड, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार देना। मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को मार दिया गया। इट वॉज लेफ्ट इन रूइन, ये सिटी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड, इसके बाद इतना ज्यादा विनाश हो गया था कि ये जो सिटी थी विजयनगर, जो एम्पायर था, वो फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, टुकड़ा छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना, इनटू स्मॉलर रीजन रूल्ड बाय नायक्स। अब एम्पायर टूट गया, छोटी छोटी जगह को अब नायक जो है वो रूल करने लगे। हु वर फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर्स, जो विजयनगर एम्पायर में पहले क्या थे, मिलिट्री गवर्नर थे, वो लोग अब नायक बन के छोटे छोटे एरिया पे रूल करने लगे। द एम्पायर केम टू एन एंड इन द मिड 17th सेंचुरी, पूरी तरीके से विजयनगर एम्पायर जो है मिड 17th सेंचुरी में एंड हो गया। ओके, नाउ आगे देखते हैं। डोंट मिस आउट, फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर फॉर ट्रेड। फॉरेन जो विदेशी लोग थे वो ट्रैवल करते थे व्यापार के पर्पज से विजयनगर एम्पायर में। पोर्चुगीज ट्रैवलर्स, पुर्तगाल जो है वहां के ट्रैवलर्स आते थे इन पर्टिकुलर, वो वेरी वेल ट्रीटेड एज दे कम टू सेल हॉर्सेस एंड द किंग डिड नॉट वांट देम टू गो एंड सेल दोज प्रीशियस हॉर्सेस टू एनिमी किंगडम्स। सो इतने अच्छे से उनको ट्रीट किया जाता था। वन ऑफ देम, एक है पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पायस, लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ हिज स्टे इन विजयनगर कैपिटल। वो विजयनगर का जो कैपिटल है वहां पर बहुत समय तक रुके थे, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जिसका एक छोटा सा पार्ट यहाँ दिया गया है। दिस सिटी सीम टू मी लार्ज एज रोम, रोम जैसी बड़ी ये सिटी दिखती है, पूरा रोम और ये विजयनगर एम्पायर का एक सिटी बराबर है। एंड वेरी ब्यूटीफुल टू द साइड, देयर आर मेनी ग्रुप्स ऑफ ट्रीज विद इन इट, बहुत सुंदर है, बहुत सारे पेड़ हम देख सकते हैं यहाँ पर, गार्डन्स हैं हाउसेस के पास, एंड मेनी कॉन्ड्यूट्स ऑफ वाटर विच फ्लो इनटू द मिड्स ऑफ इट, एंड इन प्लेसेस देयर आर लेक्स, तालाब हैं, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है उसकी बात की गई है। पीपल इन सिटी आर काउंटलेस इन नंबर, लोग बहुत सारे हैं। दिस इज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी एक सिटी है। द स्ट्रीट एंड मार्केट्स आर फुल ऑफ लेडन ऑक्सन, मतलब बैल वगैरह से जो मार्केट्स हैं, गलियां हैं, वो भरी पड़ी है। यू कुड फाइंड इन ग्रेट एबंडेंस एवरीथिंग दैट यू वांटेड, जो आप चाहते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ एक इमेज दिया गया है, अ पैनल फ्रॉम विठल टेम्पल। विठल टेम्पल का ये एक पैनल है, देख सकते हैं घुड़सवार और किस तरीके से यहाँ पर आपको कार्विंग्स दिख रही है, राइट। नाउ एक और इमेज है यहाँ पर 2.15 बैटल ऑफ पानीपत एज डिपिक्टेड इन अ कॉपी ऑफ बाबरनामा, नोट द यूज ऑफ कैनन्स। जो बैटल ऑफ पानीपत, पहला पानीपत का युद्ध हुआ, उसमें कैनन्स यूज हुए, ये आपको तोप दिख रही है। ये एक इमेज बाबरनामा जो किताब है उसमें ये बनाया गया है, पेंटिंग, वहां से आपको ये दिया गया है, ठीक है। सो पहले जो बैटल हुई, पानीपत की पहली लड़ाई हुई, उसमें बाबर के समय में तोप यूज हुई थी, ठीक है। तो अब हमने दिल्ली सल्तनत पूरा खत्म कर लिया है, अब हम पढ़ेंगे मुगल्स, ठीक है। मुगल एम्पायर जो एस्टेब्लिश हुआ उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। हमने दिल्ली सल्तनत नॉर्थ में देख लिया, साउथ में हमने विजयनगर एम्पायर तक देख लिया, अब मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वाइल दिल्ली सल्तनत वीकेंड, जब दिल्ली सल्तनत वीक हुआ तो बाबर कहाँ का था? टर्किक मंगोल, ठीक है, जहां का अभी हमने एक और नाम पढ़ा था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो बहुत बाबरिक था, उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था दिल्ली पर जब अटैक किया, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो बाबर, अ टर्किक मंगोल रूलर, ये भी वहीं से आया था। एंड मिलिट्री स्ट्रेटजीज हु हैविंग बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, आज जहां पर उज्बेकिस्तान है वहां पर समरकंद हुआ करता था, वो उसे वहां से निकाल दिया गया था। टर्न्ड हिज साइड्स टू इंडिया, तो इंडिया की तरफ उसकी निगाहें गई। अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, ये नाम आ गया है ना, तैमूर के डिसेंडेंट, उसके परिवार से ही था ये। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द पानीपत इन 1526 विच विल लेटर बी
कॉल्ड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। सो हमने देखा था जब दिल्ली सल्तनत वीकेंड होने लगा तो लास्ट कौन सा था दिल्ली सल्तनत में? लोधी डायनेस्टी। तो लोधी डायनेस्टी का ही एक व्यक्ति है, यहाँ पर आप राजा देख सकते हैं, इब्राहिम लोधी, एक सुल्तान है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत का जो रीजन है वहां पर युद्ध करके, लड़ाई करके बाबर ने हरा दिया, ठीक है, जिसे बाद में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा गया। इट रिलाइड हैवीली ऑन गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी एंड मैचलॉक गन्स व्हिच हैज बीन रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड इन वॉरफेयर इन इंडिया। उस वक्त ये चीजें नहीं हुआ करती थी, तो पहली बार इस तरीके की चीजें युद्ध में यूज हुई। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये तोप वगैरह यूज हुई थी, गन पाउडर यूज हुआ था, ठीक है। दैट डिफीट पुट अ फाइनल एंड टू द दिल्ली सल्तनत। और इसी हार के साथ 1526 में जो इब्राहिम लोधी की हार हुई उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत जो थोड़ा बहुत बचा भी था वो पूरी तरीके से उसका एंड हो गया। और यहीं से फाउंडेशन रखी गई, नींव रखी गई, किसकी? मुगल एम्पायर की। और बाबर ने एज्यूम किया दिल्ली का थ्रोन। अब दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? बाबर का, ठीक है। सो आई होप पिछला चैप्टर, पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है, एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो सच में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही होगी। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। फटाफट उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब जाके आगे आप डिटेल में समझ पाएंगे। तो अब हमने जाना कि बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई करी इब्राहिम लोधी के साथ, जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। इसमें उसने बहुत सारी हैवली गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी, ये सब यूज किया, जिसकी वजह से फाइनली दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और मुगल एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया, नींव रखी गई। ओके, नाउ यहाँ पर दिया है बाबर के बारे में, बाबर एंड इंडिया। सो पढ़ते हैं। बाबर लेफ्ट अ कैंडिड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू बाबरनामा, बाबर्स मेमोइर्स। सो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जब हम अपने बारे में किताब लिखते हैं तो उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी है और इसकी हिस्टोरिकल वैल्यू बहुत है क्योंकि इससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इन इट ही कम्स आउट एज अ कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस विद अ कीन एप्रिसिएशन फॉर आर्किटेक्चर, पोइट्री, एनिमल्स, बर्ड्स इन पर्टिकुलर, मैनी ऑफ विच ही लिस्ट इन सम डिटेल्स। उसने इस किताब में अपने आप को बहुत कल्चर्ड की, बहुत सभ्य व्यक्ति बताया है, क्यूरियस बताया है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्रति, कविता के प्रति, जानवरों के प्रति, खासकर जो बर्ड्स हैं जिसके बारे में उसने डिटेल से बताया है, उनके प्रति बहुत ज्यादा लगाव दिखाया गया है। और फूल जो होते हैं, फ्लोरा, फ्रूट्स ट्रीज स्पेशली, इनके प्रति भी उसका लगाव है। बट ही वॉज ऑल्सो ब्रूटल एंड रुथलेस कन्क्वेरर। लेकिन इतना अच्छा होने के साथ साथ उसमें यह भी बताया गया कि वो ब्रूटल है, बहुत क्रूर है, और जब जीतने पे आता है युद्ध में वो रुथलेस है, उसे दया नहीं आती है। स्लॉटरिंग एंटायर पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पूरी सिटी के लोगों को काट सकता है वो। एनस्लेविंग विमेन एंड चिल्ड्रन, जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उसको एनस्लेव, दास बना लेता था। एंड टेकिंग प्राइड इन एरेक्टिंग टावर्स ऑफ स्कल्स, और जिन लोगों को मारता था उसका टावर बना देता था, उसके स्कल्स का, जो खोपड़ी होती है, सर वाला जो हिस्सा होता है उसका। मेड फ्रॉम स्लॉटर्ड पीपल ऑफ प्लंडर्ड सिटी, जिस सिटी को लूटता था वहां के लोगों को मारकर इस तरीके से ढेर लगा देता था लाशों का। बाबर वॉज नॉस्टैल्जिक अबाउट सेंट्रल एशिया एंड फाउंड इंडिया टू बी अ कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स। एट द सेम टाइम ही एक्नॉलेज हिंदुस्तान इज अ लार्ज कंट्री एंड हैज मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। सो उस वक्त उसको पता चला हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ पर कितना ज्यादा सोना है, चांदी है। Though the rainy season, the air is remarkably fine, not to be surpassed for healthiness and charm. There are countless artisans and workmen of every sort in Hindustan. Perhaps for the last reason, especially India's wealth, he decided to stay and build his empire in India rather than return to Central Asia. तो उसने देखा कि इंडिया में इतनी सारी चीजें हैं, वहां पे आर्टिशियंस हैं और पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से उसने सेंट्रल एशिया वापस जाने की बजाय इंडिया में ही अपना एम्पायर बनाने का सोचा, है ना, जिसे हम मुगल एम्पायर कह रहे हैं, राइट। नाउ आगे देखते हैं। सो आफ्टर बाबर डेथ इन 1530, 1530 में बाबर की डेथ हो गई। 1526 में पहला युद्ध हुआ पानीपत का और 1530 में बाबर की डेथ हो गई, ठीक है, 4 साल बाद। अब बाबर का जो बेटा था हुमायूं, आपने वो एड सुनी है, पियर्स की एड आती है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। सो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो बाबर का बेटा हुमायूं स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। सो इस वक्त हुमायूं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था पापा की डेथ के बाद, वो अपने, कि कैसे पूरे एम्पायर को, ये जो साम्राज्य है उसको एक साथ लेकर चले। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इसका फायदा उठाकर शेरशाह सूरी जो था, एक अफगान लीडर था, ठीक है, एस्टैब्लिश सुर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस मैनी लास्टिंग रिफॉर्म्स। उसने जैसे ही देखा कि मुगल एम्पायर का जो अब
रूलर है वो रहा नहीं बाबर, अब हुमायूं संभाल नहीं पा रहा चीजों ने, उसने फायदा उठा के शेरशाह सूरी ने, जो अफगान का एक राजा था, लीडर था, उसने सूर एम्पायर की शुरुआत की और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, चेंजेस किए। द एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड, हाउएवर हुमायूं सून रिकंक्वेयर्ड द लॉस्ट क्राउन। लेकिन शेरशाह सूरी का जो एम्पायर था ज्यादा दिन नहीं चला, थोड़े समय तक ही चला। हुमायूं ने दोबारा से रिकंक्वेयर कर लिया, जो हार हुई थी उसको फिर से जीत लिया। बिफोर दिस हैपेंड, हीमू, जैसे ये होता उससे पहले, हीमू या हीमू कहते हैं, अ स्किल्ड मिलिट्री कमांडर एंड चीफ मिनिस्टर वजीर, एक ये मिलिट्री कमांडर था जो बहुत स्किलफुल था और चीफ मिनिस्टर भी था, अंडर वन ऑफ द लास्ट सूरी रूलर्स। ये जो शेरशाह सूरी है ना, सूर एम्पायर, उसका ये एक लास्ट रूलर था। इसने दिल्ली को कैप्चर किया, रूल्ड इट ब्रीफली अंडर द रॉयल नेम ऑफ हेमचंद्र विक्रम आदित्य। उसने दिल्ली पर रूल किया किस नाम से? हेमचंद्र विक्रम आदित्य। दो एंजॉइंग सम मिलिट्री सक्सेस, ही वाज इंजर्ड ऑन द बैटलफील्ड, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वेयर कन्फ्रंटेड बाय बाबर्स ग्रैंडसन अकबर। अब ये जो जीत उसकी हुई, या जो भी वो दिल्ली में शासन कर रहा था, इसमें एक फिर से युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत। अब इसमें सामने कौन था? बाबर का पोता अकबर, मतलब हुमायूं का बेटा, ठीक है। और यहाँ पर उसकी हार हुई, हीमू को कैप्चर कर लिया गया। फिर क्या हुआ? इसको कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और अकबर के समक्ष लाया गया, हु हैड हिम beheaded। उसके बाद उसका सिर काट दिया गया। अकबर सून रिक्लेम दिल्ली फॉर द मुगल्स। उसके बाद फिर से दिल्ली पर मुगलों का कंट्रोल हो गया, ठीक है। थोड़े समय के लिए सूर डायनेस्टी आई थी, जिसमें शेरशाह सूरी मेन नाम हमने पढ़ा और हीमू, ठीक है। फिर दूसरा बैटल हुआ पानीपत का, और तब अकबर ने हीमू को हराया, उसको मार दिया और फिर से दिल्ली पर मुगल सल्तनत का शासन हो गया। ओके, नाउ ये हो गया। अब हम अकबर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। सो एम्पेरर उसको 13 साल की उम्र में बना दिया गया। क्यों? उसके पिता हुमायूं जो थे, उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, तुरंत डेथ हो गई अचानक से, तो अब कोई तो शासन संभालेगा, तो अकबर को बना दिया गया एम्पेरर, सम्राट, और वो उस वक्त सिर्फ 13 साल का था। अकबर सेट आउट टू ब्रिंग द एंटायर सब कॉन्टिनेंट अंडर मुगल कंट्रोल। हिज रेन वॉज अ ब्लेंड ऑफ ब्रूटैलिटी एंड टॉलरेंस, शेप्ड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रेटेजी। वो भी सेम वैसे ही, ब्रूटैलिटी, जैसे एक्सपैंड करना है एम्पायर को, तो बहुत ब्रूटल था, लेकिन बहुत सारे धर्मों में वो विश्वास रखता था, तो टॉलरेंस भी था उसके अंदर। इन अर्ली कन्क्वेस्ट, शुरू में जो लड़ाइयां हो रही थी, जैसे उसके प्रीडिसेसर्स, मतलब जो पहले के उसके पूर्वज थे, उनकी तरह वो भी कन्क्वेस्ट के लिए अपनी जगह को एक्सपैंड करने में लगा हुआ था। ही शोड नो मर्सी एट फोर्ट चित्तौड़, जो चित्तौड़गढ़ का किला था राजस्थान में, वहां पर उसने कोई दया नहीं दिखाई, विच ही besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldiers. They inflicted very loss on the Mughal army, but the fort finally breached, died fighting in large numbers, while 100 of women committed जौहर। सी बॉक्स, आगे जौहर का मतलब दिया हुआ है। उसके समय में उसने 5 महीने तक किले को घेर कर रखा। उसके बाद लास्ट में किले पर उसका कब्जा हो गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया, बहुत सारे जो सैनिक थे उनकी मृत्यु हुई, और बहुत सारी, यहाँ दिया है सैकड़ों की संख्या में औरतों ने जौहर कमिट किया। जौहर क्या होता है वो आगे मैं आपको बॉक्स में बता दूंगी। अकबर ऑर्डर्ड द मैसेक्योर ऑफ सम 30,000 सिविलियन एंड सर्वाइविंग वुमेन एंड चिल्ड्रन वर एनस्लेव्ड। 30,000 लोगों को उसने मारा। मैसेक्योर मतलब हत्याकांड एक तरीके से, है ना। एंड जो बच्चे और औरतें बच गई थी उन सबको दास बना लिया। अकबर वॉज 25 एट दैट टाइम, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो 25 साल का था। एंड ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रीड, उसने एक मैसेज भेजा जो जीत हुई। उसके बाद क्या लिखा था? वी हैव सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग अ नंबर ऑफ फोर्ट्स एंड टाउन्स बिलोंगिंग टू द इनफेडल्स। इनफेडल्स मतलब नास्तिक, मतलब जो इस्लाम को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। एंड हैव एस्टैब्लिश्ड इस्लाम देयर विद द हेल्प ऑफ आवर ब्लड थर्स्टी स्वर्ड्स वी हैव इरेज्ड द साइन ऑफ इनफिडिलिटी फ्रॉम देयर माइंड्स एंड हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो ऑल ओवर हिंदुस्तान। उसने जीतने के बाद लिखा कि हमने बहुत सारे किलों पर और शहरों पर कब्जा कर लिया है। नास्तिकों को हमारी जो तलवार है, जो खून की प्यासी है, पूरी तरीके से उनका साइन मिटा दिया है। उनके दिमाग से नास्तिक जो थे वो सब खत्म कर दिया है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया है। सो ये सब चीजें उसने लिख कर भेजी थी। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ब्रूटल था अपने बिहेवियर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट
रीड करते हैं। जो जौहर मैंने आपको बताया था उसके बारे में यहाँ दिया है। When invading Turkic or Mughal armies conquered a territory, they often took the women as slaves or abused them. There are historical example of Rajput women jumping into mass fires to avoid being captured and enslaved. जब की आर्मी किसी एरिया को जीतती थी, कन्क्वेयर करती थी, तो वहां पे जो औरतें हैं उनको वो लोग दास बना लेते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। इसीलिए जो राजपूत औरतें थी वो बहुत बड़ा फायर क्रिएट की जाती थी और उसमें वो लोग कूद के अपनी जान दे देती थी। वो मुगलों के हाथों कैप्चर होने या दास बनने से ज्यादा अच्छा समझती थी कि खुद को जला लिया जाए। दिस जौहर वॉज कंसिडर्ड अ हीरोइक एक्ट ऑफ फाइनल रेसिस्टेंस एंड अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग वंस ऑनर। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो लोग कूद जाती थी, इसे एक हीरोइक एक्ट माना जाता था अपनी इज्जत को बचाने के लिए। Thus when Akbar finally broke into Chittorgarh fort, hundreds of Rajput women led by their queens and noble women committed जौहर। ऐसे ही जब अकबर चित्तौड़गढ़ किले में एंटर हुआ तो बहुत सारी रानियां जो थी, जो औरतें थी किले में, उन्होंने जौहर कमिट किया, खुद को अग्नि को सौंप दिया। सो Akbar followed his predecessors in this thought of his, a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemies rise in arm against him. So उसके हिसाब से जैसे उसके पूर्वज सोचते थे वैसे ही कि एक राजा को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो उनकी आर्मी जो उनके अगेंस्ट राइज हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी। As his empire grew, he increasingly used political strategies to stabilize it. He entered into marriage alliance with princes of neighboring kingdoms. जैसे जैसे उसका एम्पायर बड़ा होते जा रहा था, साम्राज्य वो अलग अलग एरिया को जीतते जा रहा था, वो बहुत सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज शुरू करने लग गया एम्पायर को स्टेबल करने के लिए। जैसे जो आसपास के किंगडम्स थे उनमें वो शादियां कर लेता था, मैरिज अलायंस हो जाते थे। शादी करने के बाद जो वो किंगडम है उसके अगेंस्ट कभी भी नहीं जाएंगे और वेलकम राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। और जो बहुत सारे राजपूत और रीजनल लीडर्स थे उसको अपने कोर्ट में बुलाया। जजिया जो औरंगजेब के समय में था, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे उन पे लगाया गया था, उसको खत्म कर दिया और एक डॉक्ट्रिन उसने स्टार्ट की, प्रमोट की, जिसे कहा गया सुलह कुल, लिटरली पीस विद ऑल, सबके साथ शांति बनाकर रखना, और टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, सभी धर्मों में टॉलरेंस मतलब सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देना। थ्रू इंटरफेथ डायलॉग्स, अपॉइंटमेंट्स of Hindu officials in high positions and other bold reforms, Akbar expanded and stabilized his empire, even gaining the support of many Rajput rulers. उसे बहुत सारे राजपूत रूलर्स का भी अब सपोर्ट मिल गया था। उसने धर्म का, हमने देखा अभी, सुलह कुल के थ्रू सभी धर्मों को एक बराबर रिस्पेक्ट देने की बात की। अपने जो पोजीशंस होते थे ऑफिस में उस पे बहुत सारे हिंदू को अपॉइंट किया। हिज कोर्ट हिस्टोरियंस एंड बायोग्राफर्स अबुल फजल, अब जो अकबर के कोर्ट के मतलब उसका जो कोर्ट था वहां पर एक हिस्टोरियन और बायोग्राफर थे, इतिहासकार हैं और अकबर के बारे में उन्होंने लिखा है। सो अबुल फजल उनका नाम था। उन्होंने लिखा है कि अकबर का क्या कहना था, फॉर्मली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विद माय फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। पहले मैं लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट होने को कहता था कि मेरा धर्म आप लोग मानो, और मैं सोचता था यही इस्लाम है। एज आई ग्रू इन नॉलेज आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद शेम, जैसे जैसे मेरा ज्ञान बढ़ा मुझे शर्म आने लगी। नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ इट वॉज अनमीट, जब मैं खुद ही सच्चा मुसलमान नहीं हूँ तो मैं लोगों से कैसे ऐसे अपेक्षा रख सकता हूँ। टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच, कि मैं दूसरों को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। वॉट कॉन्स्टेंसी इज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम प्रोसेलिट्स ऑन कंपल्शन, जबरदस्ती किसी को धर्म कन्वर्ट करा भी दे तो क्या फायदा है इसका। हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर, लगभग 50 साल उसने शासन किया, 1556 से 1605 तक। लेकिन जो बीच का पीरियड था वो थोड़ा सा पीसफुल था। लास्ट के जो 15 साल थे इन्वॉल्व फ्रेश मिलिट्री कैंपेन। अंतिम पलों में उसने फिर से मिलिट्री कैंपेन शुरू किए कश्मीर, सिंध, दक्कन, अफगानिस्तान वाले रीजन। Okay, now next is, despite being illiterate, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। He became keen to explore Persian and Indian texts and showed great interest in classical Indian thought and often invited scholars to his court. वो अपने कोर्ट में विद्वानों को बुलाया करता था और पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद उसे पर्शियन और इंडियन जो टेक्स्ट थे उनमें जानना अच्छा लगा। इंडियन क्लासिकल जो थॉट्स के बारे में जानना उसे अच्छा लगता था। He established a house of translation, उसने एक हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम ऑफ ट्रांसलेशन फतेहपुर सीकरी में, वेयर ही हैड मेजर्ड संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड पर्शियन। बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को उसने पर्शियन में ट्रांसलेट, जैसे महाभारत को,
रज़्मनामा इन और द बुक और महाभारत का ये नाम है पर्शियन में। रामायण को ट्रांसलेट कराया विद 176 ब्यूटीफुल मिनिएचर पेंटिंग्स भी उसमें बनवाई। मिनिएचर मतलब बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स बनवाई। भागवत गीता, पंचतंत्र, इन किताबों का उसने ट्रांसलेशन करवाया पर्शियन में। अकबर का जो बेटा था जहांगीर विद हिज फादर अ लव आर्ट एंड आर्किटेक्ट एंड ट्राइड टू एक्सपेंड द एम्पायर इनटू डेक्कन। जहांगीर भी अपने पिता की तरह ही आर्ट आर्किटेक्चर के प्रति उसका लगाव था। उसने मुगल एम्पायर को डेक्कन में जो सदर्न का वहां तक एक्सपेंड किया। अब जहांगीर का था हिज सन शाहजहां सेवरल रिबेलियन इज बेस्ट रिमेंबर्ड एज द बिल्डर ऑफ ताजमहल एट आगरा। जहां जो था जहांगीर का बेटा वो भी बहुत ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर की तरफ, यहाँ पर हम देख लेते लिखा हुआ है, उसे बहुत सारे रिबेलियंस विद्रोहों का सामना करना पड़ा। और सबसे ज्यादा हम शाहजहां को किस लिए जानते हैं? महल के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आगरा में उसने बनाया है। महल इवन टू रिकॉग्नाइज्ड वन ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ द वर्ल्ड। 7 अजूबों में से एक हम कहते हैं। दिस पीरियड फॉर्म द पीक ऑफ इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर विच इंक्लूड बिल्डिंग हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा। इसके समय में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश हुआ। जैसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लाल किला जो दिल्ली का है वो बनाया गया, और आगरा का भी लाल किला। अदर क्लासिकल आर्ट्स एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया ऑल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड एज ऑल्सो रिमार्केबल वर्क्स ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग। कैलीग्राफी इस तरीके से आप देख सकते हैं, लिखावट जो होती है, और मिनिएचर पेंटिंग ऐसे छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाना। आप देख सकते हो यहाँ पे हिरण का शिकार करते हुए रामायण का सीन दिखाया गया है। ए मिनिएचर पेंटिंग इलस्ट्रेटिंग द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ रामायण। पर्शियन भाषा में यहाँ रामायण को ट्रांसलेट किया गया है। एंड वेल नोन एपिसोड रामा चेजिंग द गोल्डन डियर, सोने के हिरण को राम जी जो है वो उसका पीछा कर रहे हैं, वो दिया हुआ है। नाउ यहाँ पर एक और इमेज है, आप देख सकते हैं, पेंटिंग शोइंग अकबर इन हिज कोर्ट। अकबर जो है अपने दरबार में बैठा हुआ है। कोर्ट मतलब होता है दरबार। जो विद्वान है वहां पर बैठे हुए हैं एंड रिसीविंग स्कॉलर्स, और जो विद्वान है उनका स्वागत कर रहा है, इंक्लूडिंग 2 जीसूट्स ड्रेस्ड इन ब्लैक। यहाँ पे जो ईसाई धर्म के भी 2 लोग यहाँ पर बैठे हैं। नाउ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक अकबर एम्प्लॉयड डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू एक्सपैंड हिज एम्पायर व्हाइल द अर्लियर रूलर्स ऑफ दिल्ली रिलाइड मोस्टली ऑन मिलिट्री माइट। देखो, पहले के जो रूलर्स थे अकबर से पहले, वो लोग युद्ध में ज्यादा विश्वास रखते थे, मिलिट्री के थ्रू एम्पायर जो एक्सपैंड करते थे। लेकिन अकबर ने और भी स्ट्रेटेजीज अपनाई, जैसे मैरिज अलायंस, राजपूतों की लड़कियों से शादी कर लेना। ठीक है, तो ये सब क्यों अपनाया होगा अकबर ने? तो इसका एक आंसर हो सकता है, अकबर यूज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बिकॉज ही रियलाइज दैट ओनली मिलिट्री पावर कुड नॉट इंश्योर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। मिलिट्री पावर से हम ज्यादा समय तक स्टेबल नहीं बने रह सकते, लोगों के अंदर हमारे लिए नफरत रहेगी। अब जैसे मैरिज अलायंस हो गया, तो कोई आपसे कैसे नफरत करेगा जब आपकी लड़की उनके घर में है? तो बाय मेकिंग अलायंस इंक्लूडिंग राजपूत इन हिज कोर्ट एंड शोइंग रिलीजियस टॉलरेंस, सभी धर्मों को जो बराबर मानने लग गया, इससे लोगों के बीच में उसका ट्रस्ट बढ़ा, लोग उस पर विश्वास करने लगे, उसे लॉयल समझने लगे। इस वजह से एम्पायर को एक्सपैंड होने में और मजबूत बनने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। ठीक है, जो कि कांस्टेंट वॉर से इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। नाउ ये मैप दिया हुआ है यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। तो ये सदर्न किंगडम्स हमने पहले भी देखे थे, बीजापुर, गोलकुंडा, मछलीपट्टनम, कांचीपुरम, कटक, पटना, गुवाहाटी, ढाका। ठीक है, तो क्या है, मुगल एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर्स एट डिफरेंट लेवल। ये सारे रीजनल पावर्स ग्रो होने लगे थे, जयपुर, मेवाड़, मुल्तान, लाहौर, पठान। ठीक है, नाउ एक इमेज दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, पंचमहल है जो फतेहपुर सीकरी में है, इसे पंचमहल कहा जाता है। अ सिटी बिल्ड बाय अकबर नियर प्रेजेंट डे आगरा। आगरा के पास एक सिटी बनवाई थी अकबर ने जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर का पार्ट 2 भी देख लिया। आप देख सकते हैं चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसको 5 पार्ट टोटल्स लगेंगे हमें। सो 4-5 दिन में चैप्टर मैं कवर कर दूंगी, एक एक पार्ट डेली अपलोड कर दूंगी। सो आई होप कि आप सभी लोग प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो, है ना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, मैं जल्दी जल्दी समझा दूंगी तो फिर समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, धीरे धीरे इसको कवर करते हैं। आई होप जब ये पूरा वीडियो आप देख लेंगे, लास्ट वाला 4 पार्ट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसमें बुक के क्वेश्चन आंसर भी मैं करा दूंगी। लास्ट पार्ट जो होता है, जो कि मैं पिछले क्लासेस में भी करते आई हूँ, इस चैप्टर की समरी होगी, डिटेल समरी की। आपने एक एक बार वीडियो देख ली है, वो समरी आप पढ़ेंगे तो कुछ भी छूटेगा नहीं, और उसके साथ साथ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी 5th पार्ट में होंगे। ठीक है, सो प्लीज लेट मी नो इफ यू वांट एनी चेंज। सो विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.